द परंतु आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक्ट चालू करते हैं। जो दो टॉपिक दिए हैं, थर्ड एंड फोर्थ आपके लेबर लॉस में, उसमें एक्ट सारे पढ़ना है ना। तो जो थोड़ा डिफिकल्ट एक्ट है उसको पहले पढ़ेंगे हम लोग। जैसे चौथा टॉपिक का एक्ट है उसको पहले पढ़ेंगे। डिफिकल्ट एक्ट पहले क्यों? क्योंकि बार बार रिवीजन करेंगे तो जल्दी आप मतलब ये इजी लगने लगेगा। डिफिकल्ट तो होता नहीं है, लेकिन जो बार बार रिवीजन करना पड़े उस एक्ट को पहले पढ़ रहे हैं, उस अधिनियम को पहले पढ़ रहे हैं। 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक, अब चलिए देखिए, मजदूरी संदाय या इसी को बोलते हैं मजदूरी वेतन अधिनियम 1936 में आया था। ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्ट 1936 में आया था, मतलब आज़ादी के पहले ही इसका इंपॉर्टेंस समझा गया था, है ना। इसमें 3 टॉपिक को देखना है हमको: परिचय, इंट्रोडक्शन, इतिहास, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि एक्ट दिया है तो एक्ट को पढ़ के चले जाओ आपका पूरा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना, नॉलेज होना चाहिए। और धारा, सेक्शंस, जो 26 धाराएं हैं, 26 धाराएं हैं, उसके बारे में, है ना। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जो छोटा सा टॉपिक है इसका इतिहास के बारे में पहले देख लेते हैं। ठीक, क्या बारे में? इतिहास के बारे में। इतिहास में 4 डेट आपको याद रखना पड़ेगा: 1925, 1928। ठीक, आपको 4 डेट्स याद रखने पड़ेंगे। 4 नहीं, 3 ही वैसे तो। 1925, 1928 और 1929। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 1928 को याद रखिएगा, मैं पहले से बता रहा हूँ ना। ठीक, उसके बाद 1936 एक और है, 1936, उसको देखेंगे। चलिए, ठीक, 1925 में क्या हुआ? मजदूरी अनाचार को रोकने के लिए। ठीक, अब अनाचार मतलब देखिए, यहां पे याद रखना, मजदूरी अनाचार रोकने हेतु, ठीक, समिति का गठन किया गया। समिति का गठन किया गया। ठीक, कमिटी बनाया गया, कमिटी इस्टेब्लिश किया गया। ठीक, कमिटी इस्टेब्लिश। मजदूरी अनाचार मतलब अभी तक कुछ लॉ तो था नहीं, किसी भी मजदूर को कितने भी घंटे काम कराओ, उसके वेतन से जितना रुपए भी काट लो। ठीक, कुछ भी कर सकते थे, इसके पहले लॉ था ही नहीं। इसलिए वो सब अनाचार को रोकने के लिए एक समिति का गठन कब किया गया पूछेंगे तो 1925 को। कमिटी, अब कमिटी तो बन गया, है ना। ठीक, लेकिन कमिटी बोला मैं अपना रिपोर्ट सौंपता हूं करके सौंप दिया। 1927 में रिपोर्ट सौंप दिया वो। ठीक, रिपोर्ट सौंपने के बाद लेकिन सरकार को अभी तक ये भरोसा नहीं था कि ये समिति जो बना था वो उस पर और एक बार विचार कर लेते हैं करके, है ना। यहां पे एक शाही श्रम आयोग बनाए। ठीक, यहां पे 1928 में शाही श्रम आयोग का गठन किया गया। रॉयल कमीशन ऑफ लेबर, इंग्लिश में याद रखना, कभी कभी ये शाही श्रम आयोग को इंग्लिश में ही लिख देता है। रॉयल कमीशन ऑफ लेबर बनाया गया। और इस शाही श्रम आयोग, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर को ये बोला गया, ये जो समिति नियम कानून बना रही है इस पर आप पुनर्विचार करके बताएं, पुनर्विचार करके एक बार और सोच के बताएं कि ये सही बोल रहे हैं कि ऐसा ही लॉ होना चाहिए कि नहीं। शाही श्रम आयोग ने बोला, शाही श्रम आयोग ने 1 साल तक अपना कुछ भी मतलब एग्जीक्यूशन किया होगा, ये सही है कि गलत है। और शाही श्रम आयोग ने इसको पास कर दिया 1929 में। पास कर दिया, पारित कर दिया कब? 1929 में। अब 1929 में पारित होने के बाद अब इसका एक्चुअल एक्ट कब आया? 1936 में। कब आया? 1936 में। और 1936 में ये क्या कहलाया? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मजदूरी संदाय या मजदूरी वेतन अधिनियम 1936 कहलाया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बार बार पूछता है इसको, शाही श्रम आयोग को। ठीक,
शाही श्रम, कौन सा आयोग मजदूरी संदाय से रिलेटेड था, कौन मजदूरी संदाय आयोग मजदूरी वेतन अधिनियम के लिए कौन सा आयोग बना हुआ था, कब बना हुआ था, ये सब पूछता है ना, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर। ठीक, इसको थोड़ा याद रखिएगा। ये तो हिस्ट्री है थोड़ा सा, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या, परिचय देख लेते हैं भाई। परिचय आप लोग सोच रहे होगे बहुत छोटा सा होगा, ठीक, इंट्रोडक्शन, लेकिन हम लोग इंट्रोडक्शन को बड़ा करके पढ़ेंगे ताकि बाद में बहुत इजी पड़े। अब इंट्रोडक्शन में क्या है सर, ठीक, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसमें कितने धारा हैं याद रखना है। इस अधिनियम में कितने सेक्शन है भाई, तो 26। ठीक, ये कब पास किया गया, कब पारित किया गया, 1936 सर, एग्जैक्टली, लेकिन याद रखना है 23 अप्रैल 23 अप्रैल 1936, 23 अप्रैल 1936 को पास किया गया, पारित किया गया। ठीक, अब कितने धारा हैं बोला, 26। 26 धारा में जो जो हमको याद करना है वो सब धाराएं आज ही याद करना है हमको। कौन से धारा में क्या है, आप व्यापम के जो भी एक्ट वाले जितने भी आए होंगे देखिएगा पेपर्स, उसमें धाराओं को डायरेक्ट पूछ लिया है और ज़्यादातर पूछ लिया है। आप पढ़ तो लेंगे, ठीक, बहुत इजी लगता है सभी चीज़ें, हाँ इसमें ये है इसमें ये है, लेकिन कौन सा धारा में क्या है वो सबसे टफ काम होता है। उसको आज हम लोग करेंगे, हम आज ही कर लेंगे। ठीक, कौन से धारा में क्या है वो याद करना है हमको पहले, है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में ही कर लेना है। उसके बाद एक एक को डिटेल कर लेंगे भाई, बहुत इजी पड़ेगा। ठीक, धारा को याद करके जाना ही आप, है ना, कौन से धारा में क्या है ना। अब 26 का 26 तो नहीं याद कर सकते, लेकिन मैं जो जो बता रहा हूं उस धाराओं को याद करके जाना है आपको। ठीक, जो जो बता रहे हैं उन धाराओं को आपको याद करके जाना ही है। ठीक, तो धारा सबसे पहले देखिए, सबसे पहले धारा 1 सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 26, इसको तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर, धारा 1 में होता है, सभी अधिनियम के धारा 1 में होता है संक्षिप्त नाम। ठीक, क्या होता है उसका शॉर्ट टाइटल, विस्तार और प्रारंभ, विस्तार और प्रारंभ। ठीक, शॉर्ट नेम, है ना, एक्सटेंशन एंड कमिटमेंट। ठीक, धारा 2 में हमेशा होता है परिभाषा, कुछ कुछ परिभाषा, डिटेल बाद में करेंगे, पहले तो याद होना चाहिए डेफिनेशन, कौन कौन से धारा में क्या क्या है, डेफिनेशन। ठीक, और हमेशा तो नहीं लेकिन लगभग 50% धारा मतलब एक्ट का लास्ट होता है शक्ति बनाना। ठीक, सॉरी, पावर फॉर क्रिएट रूल, नियम बनाने की शक्ति है, नियम बनाने की शक्ति। ठीक, तो ये 3 धारा तो हमेशा याद रख लो, धारा 1, धारा 2 और लास्ट नियम बनाने की शक्ति लास्ट में ही होता है। तो इसका तो सबसे लास्ट नियम बनाने की शक्ति है। परिभाषाएं सारा डेफिनेशन धारा 2 में ही होता है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, तो संक्षिप्त नाम वही है क्या, ठीक, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, विस्तार पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को भी लेकर। ठीक, प्रारंभ होने की तिथि 23 अप्रैल 1936। परिभाषाएं अभी देखेंगे जब डिटेल करेंगे, उसके पहले सारे धाराओं का नाम याद कर रहे हैं। सेक्शन 26 नियम बनाने की शक्ति, वो डिटेल में ही देखेंगे। अब इतना तो चलो, इतना तो कोई भी याद कर लेगा। अब हमको कौन कौन से धाराएं याद रखना है। ठीक, तो धारा 3 से लेकर पूरा, कहाँ से लेकर, धारा 3 से लेकर, ठीक,
3 से लेकर 13 तक, मतलब धारा 3, ऐसा एक डिब्बा बना लेते हैं, चार, 5, 6, एक डिब्बा यहां बना लो, है ना, इरेज कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, 3 से लेकर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक, 13, 7 से लेकर 13 तक, ठीक, इसको भाई इरेज कर देते हैं यहाँ से, है ना, सॉरी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 से 13 तक पूरा याद रखना है, मतलब 1 से 13 तक पूरा याद रखना है, ठीक। उसके बाद धारा 15 को भी याद रखना है, 15 को भी, धारा 20 को भी याद रखना है और धारा 26 को भी याद रखना है, 3 धाराएं और 15, 20 और 26 को। चलो 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में पूरा याद कर लोगे, मेरे को आप लोग के ऊपर पूरा भरोसा है, अगले 10 मिनट्स में पूरा याद कर लेंगे, देखना आप लोग, ठीक। 3, 4, 5, 6, है ना, इसमें मजदूरी भुगतान के बारे में बताया गया है, चारों में मजदूरी भुगतान के बारे में बताया गया। पहले तो याद रखना है, पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में बताया गया, मजदूरी भुगतान के बारे में। 7 से लेकर 13 तक कटौती के बारे में बताया गया है, किस किस चीज में क्या क्या कटौती, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, क्या क्या कटौती हो सकता है ना, ठीक। डिडक्शन बोल लो, इंग्लिश में डिडक्शन, इंग्लिश में कह लीजिए डिडक्शन। तो पहले तो ये याद रखना है 3 से लेकर 5 में क्या है, 7 से लेकर 13 में क्या है। तो कटौती में याद रखना, सबसे पहले देख लेते हैं कटौती का, क्या का, कटौती का। तो कटौती का एक आपको जैसे याद करना है वैसे कर लीजिए, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता लेता हूं, है ना। कटौती जुर्माना कहां से एडवांस बीमा, ठीक, कटौती जुर्माना कहां से एडवांस बीमा, ये याद रखना। जब कटौती होगा, जुर्माना होगा, तो कहां से हम पटाएंगे एडवांस बीमा, ऐसा बोल रहा है कोई, ऐसे करके याद रखिएगा। तो साथ में तो कटौती ही है, धारा 7 में क्या है, कटौती ही है, याद रखिएगा, ठीक। धारा 7 में क्या है, कटौती, ठीक। यहां पे धारा 7 को पूरा लिख देता हूं, कटौती जो की जा सकती है, ठीक। धारा 7 में क्या है, कटौती। धारा 8 में क्या है, जुर्माना, फाइन, जुर्माना, फाइन, किस किस चीज के लिए मजदूरों को फाइन लगाया जा सकता है, ठीक, है ना। जुर्माना हेतु कटौती क्या क्या किया जा सकता है ना, ठीक। फिर कहां से एडवांस बीमा, ये तो हमारा ट्रिक है, याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक है, याद करने का शॉर्ट ट्रिक है ये, है ना, ठीक। अब कहां से एडवांस बीमा, तो क से क्या है सर, ठीक, तो क से कर्तव्य, है ना, क से याद रखिएगा कर्तव्य है, हा से हानि है, से क्या है, ठीक, तो से आपका बनेगा सेवा, है ना, ठीक, से सेवा। एडवांस मतलब होता है हिंदी में अग्रिम, या इसको अग्रिम ही सोच लो, और बीमा मतलब बीमा, इंश्योरेंस इंग्लिश में बोलेंगे तो इंश्योरेंस, ठीक। तो 7, 8, 9 में क्या होगा, कर्तव्य वाला चीज होगा, कर्तव्य के लिए कटौती की जाएगी। 10 में हानि के लिए, 11 में सेवा के लिए, 12 में अग्रिम एडवांस के लिए कटौती, और 13 में बीमा इंश्योरेंस के लिए कटौती। बहुत इजी देखो, ठीक।
तो 7 8 देख लिए थे। 9 में क्या है सर? 9 में पूरा लिख दें, कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए कटौती, कर्तव्य से अनुपस्थिति हेतु कटौती, डिडक्शन फॉर एब्सेंस, ठीक। और 10 में क्या है? कटौती। 10 में क्या है बताइए? 10 में हानि वाला है, ठीक। 10 में क्या है? हानि। अब क्या है? नुकसान या हानि हेतु कटौती, हानि हेतु कटौती 10 में है। 11 में क्या है देख लीजिए, ठीक, सेवा। अब सेवा कटौती कब होगा? सेवा के लिए, ठीक। तो 11 में दी गई सेवा हेतु कटौती, दी गई सेवा हेतु कटौती। 12 में क्या है सर? 12 में मतलब अग्रिम, एडवांस के लिए कटौती होगा भाई। अग्रिम की वसूली हेतु कटौती, हिंदी में एडवांस को अग्रिम बोलते हैं, ठीक। एडवांस, ठीक, हेतु कटौती, इसके एक वसूली के लिए कटौती है ना, एडवांस की वसूली के लिए कटौती। और 13 में इंश्योरेंस, बीमा, ठीक। तो बीमा लिया है ना, या कोऑपरेटिव सोसाइटी हेतु कटौती, बीमा या कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों है यहाँ पे, है ना, बीमा या कोऑपरेटिव सोसाइटी हेतु कटौती। चलिए 5 से 13 में सारे टाइप की कटौतियां हैं, है ना, 7 to 13। चलो भाई क्या क्या कटौतियां हैं देखिए। सबसे पहले क्या है आपका, साथ में हम ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक जो बनाए हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारा, ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये, ठीक, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। सात से 13 में तो कटौती है। शॉर्ट ट्रिक, कटौती, जुर्माना, कहाँ से? एडवांस बीमा, बस याद रखना, कटौती होता है, जुर्माना होता है, तो कहाँ से एडवांस बीमा पटाएंगे, इंश्योरेंस पटाएंगे। कटौती 7, ठीक, कटौती जो की जा सकती है। 8 में क्या है? जुर्माना, फाइन, ठीक। 9 में क्या है? क से, कहाँ से? एडवांस बीमा, मतलब क से कर्तव्य, हा से हानि, से सेवा, एडवांस मतलब अग्रिम, बीमा मतलब इंश्योरेंस। तो 9 में क्या है? कर्तव्य से अनुपस्थिति हेतु, 10 में हानि हेतु कटौती, 11 में दी गई सेवा हेतु कटौती, 12 में एडवांस हेतु कटौती, और 13 में क्या है? बीमा या कोऑपरेटिव सोसाइटी हेतु कटौती। अब देखते हैं मजदूरी भुगतान, मतलब 3 से लेकर 6 तक। 7 से 13 का पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा 7 से 13 को, ठीक। अब क्या क्या है सर? तो देखिए 3 4 5 6 7, 7 तो हो गया था हमारा, ठीक, 7 तो हो गया भाई, है ना। 3 to 6, इसमें क्या मैं बोला, 3 to 6 में क्या है? मजदूरी भुगतान वाला है पूरा, मजदूरी भुगतान, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक। 3 में क्या है? तो देखो सबसे पहले इसको ऐसे याद रखिएगा, मजदूरी भुगतान, है ना, मजदूरी भुगतान करेगा कौन? जो भी एम्प्लॉयर होगा वो करेगा, ठीक। तो मजदूरी भुगतान का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, ठीक। उसके बाद काला अवधि नियत किया जाना, काल अवधि नियत किया जाना, काल अवधि मतलब कितने दिन, मतलब के अंदर, कितने दिन के अंदर मजदूरी भुगतान हो जाए, ठीक है ना। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, काल अवधि नियत किया जाना। उसके बाद 5th में क्या है, 5वें में क्या है?
तो भुगतान का समय क्या होगा, मजदूरी भुगतान का समय, ठीक, टाइम पीरियड, टाइम क्या होगा, टाइम फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। उसके बाद छठवें में वैध मुद्रा में मजदूरी भुगतान, वैध मुद्रा में मजदूरी भुगतान होना चाहिए, ठीक है ना। करेंट करेंसी में पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन करेंट करेंसी, करेंट करेंसी, ठीक। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो मजदूरी भुगतान का दायित्व 3 में है, ठीक, 3 में क्या है, मजदूरी भुगतान का दायित्व। अब आप लोग ये सोचो जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे आप कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति क्या सोचेगा, जैसे रिस्पॉन्सिबल, आप एक कंपनी एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक, बिजनेस कर रहे हैं तो आपके ऊपर दायित्व है ना, दायित्व आपके ऊपर है। तो पहले उसके माइंड में आएगा कि कौन से काल अवधि में मेरे को देना है, उसके बाद क्या है, काल अवधि, ठीक, कौन से काल अवधि में, है ना, ठीक। काल अवधि मतलब मैं पेमेंट कितने महीने, मतलब जैसे इस महीने का पेमेंट 15 दिन के अंदर कर दूं, 20 दिन के अंदर कर दूं। फिर काल अवधि के बाद समय है, याद रखना किस समय करूं, कौन से टाइम में करूं, ठीक, ये याद करने का तरीका बस है ना। और कौन से मुद्रा में करूं, ठीक, कौन से मुद्रा, कौन से करेंसी में करूं, है ना। तो ये दायित्व 3 है, काल अवधि 4 है, समय 5 है और मुद्रा 6 है, ठीक। आप जैसे ऑनर हैं किसी कंपनी के या कहीं के भी बिजनेस के, तो आप क्या सोचेंगे, ऑनर, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, 15 दिन के अंदर करूं, 30 दिन के अंदर करूं, कब तक, किस काल अवधि तक मैं कर लूं, ठीक, किस समय दूं मैं, है ना, और किस मुद्रा में दूं, कैश में दूं, ठीक, NEFT कर दूं, चेक में दूं, किस में दूं, ठीक। तो 3, 4, 5 है, उसको ऐसे याद रखिएगा, दायित्व 3 है, काल अवधि 4 है, भुगतान का समय 5 है और 6 में है क्या है, वैध मुद्रा में मजदूरी, ठीक। और क्या याद रखना था, 3 से 6, ये तो याद हो गया होगा। इसके अलावा, है ना, ठीक, इसके अलावा और क्या बोला था, 15, 20 और 26, तो 26 तो याद कर लिए, इसको 26 को तो हटा ही देते हैं यहाँ से, 15 और 20, ठीक, 15 और 20 याद करते हैं, देखिए 15 और 20 बहुत इजी है। अब देखिए 15 को अच्छे से याद कर लीजिए। 15 में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें अपडेशन होते रहता है, ठीक, तो 15 को पूछने के चांसेस ज़्यादा है ना। जो भी क्लेम या शास्ति होगा, क्लेम या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शास्ति, जिस भी प्रकार का शास्ति या क्लेम पूछे, ठीक, अंत में शास्ति या क्लेम लिखा होगा, आंसर लेना क्या, 15, धारा 15 में है। और दंड का प्रावधान, जो भी दंड का प्रावधान है, दंड का प्रावधान, प्रोविजन फॉर पेनाल्टी, दंड का प्रावधान 20 में, ठीक, 15 और 20, ठीक। चलिए 1, 2 और 26, अब इधर मत देखिए, आपको याद हुआ कि नहीं वो चेक कीजिए, ठीक, अपने मन में चेक कीजिए, है ना, सभी अपने मन में चेक कीजिए। 1 में क्या है, जो हमेशा होता है, शॉर्ट टाइटल वगैरह, है ना, शॉर्ट टाइटल, आरंभ होने की तिथि और विस्तार। 2 में क्या है, परिभाषा। 26 में क्या है, ठीक, पावर फॉर मेकिंग रूल, है ना, पावर फॉर मेकिंग रूल। अब ये याद रखना है कि 3 से 6 में मजदूरी भुगतान है और 7 से 13 में कटौतियां हैं। तो पहले 7 से 13 को याद करिए किए हम लोग। कटौती के लिए ट्रिक क्या है, मन में याद कीजिए। कटौती के लिए, कटौती, जुर्माना, कहाँ से, एडवांस बीमा, ठीक, कहाँ से, एडवांस बीमा। तो कटौती, 7 में कटौतियां हैं, 8 में जुर्माना है, 9 में क्या है, कर्तव्य से,
कहाँ से, मतलब कर्तव्य वाला चीज 9 में है, कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए जुर्माना या सॉरी कटौतियां। 10 में हानि हेतु कटौतियां। 11 में स से सेवा है, मतलब सेवा हेतु कटौतियां, दी गई सेवा हेतु कटौतियां। 12 में एडवांस मतलब अग्रिम की वसूली हेतु कटौती। 13 में क्या है, सोसाइटी या बीमा हेतु कटौतियां। ठीक, इसके साथ साथ हमको मजदूरी भुगतान कौन करेगा, तो 3 से 6। ठीक, तो दायित्व किसका है, 3 में है। 4 में कालावधि है, 5 में समय है और 6 में क्या है, वैध मुद्रा में होना चाहिए। उसके अलावा 15 याद रख लेना, क्लेम वाला 15 में है। 20 में क्या है, दंड का प्रावधान। 20 में क्या है, दंड का प्रावधान, है ना। ये हो गया परिचय। अभी हमारा खत्म हुआ क्या, ठीक, परिचय। तो परिचय पार्ट में इतना हमको याद कर लेना है भाई, परिचय पार्ट में इतना। अब सारे धाराओं को एक एक करके पढ़ना है हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब धारा 1 क्या था, एक एक करके सबको डिटेल करते जाते हैं, है ना। सेक्शन 1 क्या था, इसमें हमारा क्या था, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होने की तिथि। ठीक, शॉर्ट नेम, है ना, एक्सटेंशन एंड कमिटमेंट, ये था। ठीक, अब देखिए संक्षिप्त नाम तो आप लोग जानते हैं, है ना। सबसे पहले इसमें क्या क्या देखना है, कहां कहां लागू हुआ, मजदूरी भुगतान अधिनियम कहां कहां लागू हुआ वो देखना है। ठीक, कहां लागू हुआ मतलब मजदूरी भुगतान अधिनियम पूर्व में केवल कारखानों और रेलवे कर्मचारी के लिए था। सबसे पहले कारखाना प्लस रेलवे कर्मचारी लोगों के लिए ही ये लागू हुआ था, ये याद रखना। सबसे पहले कारखाना और रेलवे कर्मचारियों के लिए ही लागू हुआ था, लेकिन इसमें बाद में ये एक्ट लागू हुआ, बाद में बाकी कहाँ कहाँ लागू हुआ, तो खान बगान विमानन विद्युत, ठीक, खान बगान बगीचा वाला, ठीक, विमानन विमान वाला, विद्युत आदि सभी जगह लागू हो गया, समझ लीजिए। बाद में खान विमानन बगान विद्युत आदि सभी जगह लागू हो गया। सबसे पहले कहाँ, सिर्फ कारखाना और रेलवे के लिए लागू हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक, अब इसमें दूसरा चीज ये याद रखना है कि इसमें तो केंद्र सरकार जब चाहे तब, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब अधिसूचना लाएगा, अधिसूचना द्वारा लागू कर सकता है कहीं पे भी। मतलब अभी केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार चाहे तो कहीं भी किसी भी राज्य को क्या बोलेंगे, ठीक, कि हम आपके यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ को बोले, हम छत्तीसगढ़ में एक और इस एक्ट के तहत एक और विभाग को जोड़ना चाहेंगे, ठीक, विद्युत के साथ, विमानन के साथ, बगान के साथ एक और कोई डिपार्टमेंट को जोड़ना चाहेंगे, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को भेजेगी, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा लागू कर सकता है, राज्य सरकार की सहमति के बाद, मतलब सहमति क्या, केंद्र सरकार पापा बोल रहे हैं तो बेटे को तो मानना ही पड़ेगा। ठीक, लेकिन ये तो अधिसूचना द्वारा और भी लागू हो सकता है, और भी इसका बढ़ सकता है, ठीक, डिपार्टमेंट। लेकिन अगर राज्य सरकार को लागू करना है तो ये याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट को लागू करना है तो राज्य सरकार चाहे तो ये भी लागू करवा सकता है। मतलब मान लो राज्य सरकार चाह रहे हैं, भूपेश बघेल जी चाह रहे हैं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी चाह रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट और हो इस एक्ट के तहत, ठीक, तो राज्य सरकार चाहे तो, है ना, ठीक, राजपत्र में 3 महीने पूर्व अधिसूचना द्वारा, ठीक, राजपत्र में कितने महीने, 3 महीने पूर्व अधिसूचना देना है, केंद्र सरकार को भेजना है। मतलब 3 महीने पहले अधिसूचना, गेजेटेड मतलब
उसका राजपत्र निकालेगा। राजपत्र के 3 महीने मतलब 3 महीना हो, राजपत्र निकालने के 3 महीने बाद ठीक अधिसूचना द्वारा, है ना, इसको केंद्र सरकार के पास भेजेगा, केंद्र सरकार इसको पास करेगा और कोई भी एक डिपार्टमेंट जिसको राज्य सरकार चाहे वो जोड़ सकता है फिर, है ना, वो भी जोड़ सकता है। लेकिन कितने महीने पूर्व अधिसूचना देना है ये याद रखना है आपको। राज्य सरकार चाहे तो 3 महीने पूर्व अधिसूचना देना पड़ेगा उसको, केंद्र सरकार को, ठीक। कितने महीने पूर्व? 3 महीने पूर्व, ठीक। 3 महीने पूर्व इस अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी प्रतिष्ठान में लागू कर सकता है। पूर्ण या आंशिक रूप से, ठीक, किसी भी प्रतिष्ठान में, किसी भी जगह, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में ये लागू कर सकता है। मतलब या तो इसके पूरे रूल भी लागू कर सकते हैं या तो आधे रूल भी। आंशिक मतलब कुछ भी, थोड़े रूल भी लागू कर सकते हैं, याद रखना, है ना, ठीक। अब देखिए केंद्र सरकार का शक्ति और राज्य सरकार की दोनों की शक्ति है। अब एक्ट लागू होगा, ठीक। एक और याद रखना है आपको, जो इसको हाईलाइट करके याद रखना है आपको, इसको, ये है ना। अब एक्ट लागू किस पर होगा ये याद रखना है ना। पहले बोला गया था 1600 रुपए जो मजदूर 1600 रुपए, ठीक, या उससे 1600 रुपए से कम कमाता है, ठीक, उस पर यह लागू होगा। कम वाले में, ज्यादा वाले पर लागू नहीं होता, ठीक। और इसको 2017 में संशोधन कर दिया गया। कब संशोधन किया गया है? 2017 में। और इसको 24,000 कर दिया गया है, सॉरी 24,000 कर दिया गया है। कितना हजार? 24,000। कितना? जिसका वेतन, ठीक, 24,000 रुपए प्रति माह या उससे कम होगा, है ना। 24,000 प्रति माह, उससे कम, प्रति माह 24,000 रुपए से जिसका वेतन कम होगा उस पर ये लागू होगा, उसी पर ये एक्ट लागू होगा। जिसका 25,000 हुआ तनख्वाह उसका पर लागू नहीं होता, ठीक। 26,000 हुआ उस पर नहीं, 5,000, 10,000, 12,000, 15,000 वालों पर लागू होगा, ठीक। तो 2017 में संशोधन। अब एक्ट जब लागू हुआ तो 1936 का बात है भाई, अभी क्या है, बढ़ाना पड़ेगा इसको, तो 2017 में संशोधन करके 24,000 किया गया, ठीक। समय समय पर और बढ़ाते थे, 6,500 कर देते थे, है ना, ठीक। लेकिन अभी 24, तो 24,000 से कम वालों का है अभी। कितना? 24,000 से कम वालों का। अब देखिए इतना चीजें आपको याद रखना है, ठीक। अब एक्ट में, एक्ट पढ़िए, क्योंकि एक्ट में जो लिखा है वो एज इट इज पढ़ने पर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा टफ होता है। अब पढ़िए धारा 1 को, इसमें सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना, है ना। इसमें चलिए, मजदूरी संदाय अधिनियम है ना, ठीक, 1936। सबसे पहले क्या है? धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, लागू होने की तिथि, ये सब दिया है। ये प्रथमतः किसी कारखाने में नियोजित, वही बताया, कारखाना या रेल प्रशासन में, बाद में सब जगह हो गया, वही बताया है इसमें। राज्य सरकार, है ना, नियोजित व्यक्ति के किसी वर्ग के मजदूरी के संदाय पर, ठीक, कितने महीने पहले ऐसा करने पर अपने आशय की 3 मास की सूचना देने के पश्चात शासकीय राजपत्र अधिसूचना द्वारा कर सकेगी, ठीक। मतलब केंद्र सरकार को 3 महीने पहले अधिसूचित करेगी। अगर परंतु केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन किसी ऐसे स्थापना के संबंध में ऐसी कोई अधिसूचना उस सरकार की सहमति से ही जारी की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। मतलब केंद्र सरकार को करना है छत्तीसगढ़ में, तो पहले राज्य सरकार को पूछेगा, उसके बाद वो लागू कर देगा वहां पे, है ना। यहाँ पे ये बताया गया, इस अधिनियम की कोई भी बात किसी मजदूरी कालावधि की बाबत संदेह, ऐसी मजदूरी को जिसका ऐसी मजदूरी कालावधि भर के लिए औसत 1,600 रुपए प्रति मास या उससे अधिक है, लागू नहीं होगा। मतलब 1,600 रुपए
या उससे अधिक वाले पर लागू नहीं होता मतलब उसके कम वाले पर लागू होगा, ये याद रखना। ये अब बढ़ के 24,000 हो गया है, यही बताया मैं। ठीक, तो धारा 1 तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं धारा 2, है ना, परिभाषाएं। धारा 2 बहुत ईजी है, देखिए धारा 2 पर धारा सेक्शन 2, धारा 2 क्या है सर? तो आप लोग को पता है, ये तो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, परिभाषा डेफिनेशन। इसमें क्या है तो उसको ही तो याद करना है कि क्या है। तो इसमें जो काम का चीज है उसको याद रखना। जैसे एम्प्लॉयर किसे कहते हैं? एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयमेंट देगा उसको एम्प्लॉयर बोलेंगे, जो मालिक होगा। एम्प्लॉय किसे बोलेंगे? जो मजदूरी करेगा। ठीक, ये सब डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछेगा। यहाँ पे क्या पूछेगा? यहाँ पे जो दिया है, कौन कौन मजदूरी किसे कहते हैं? तो जिसे मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ठीक, सबसे पहले याद रखना मजदूरी क्या है। मजदूरी मतलब जिसे कोई मुद्रा के रूप में प्रदर्शित कर सके। मतलब मजदूरी मिल रहा है मतलब रुपए से है, ये याद रख लो शॉर्ट तरीके से। ठीक, मजदूरी मेरे को इतना मजदूरी रुपए, मतलब रुपए का ही तो होता है ना। ठीक, मजदूरी मतलब रुपए, ये याद रखिएगा। मान लो परिभाषा पूछा मजदूरी का, तो जिसे मुद्रा के रूप में प्रदर्शित कर सकें उसी को मजदूरी कहा गया है। मजदूरी में क्या क्या शामिल है ये याद रखना। मजदूरी में हमको देखना है क्या क्या शामिल है और क्या क्या शामिल नहीं होते। ठीक, क्या किसको किसको इंक्लूड किया गया है, किसको किसको इंक्लूड नहीं किया गया है, एक्सक्लूडेड। ठीक, तो सबसे पहले याद रखना मजदूरी में क्या क्या शामिल हैं वो देख रहे हैं हम लोग, क्या क्या शामिल हैं। ठीक, सबसे पहले किसी आदेश द्वारा देय पारिश्रमिक। कोई सा भी आदेश के थ्रू, है ना, कोई सा भी ऑर्डर के थ्रू देय पारिश्रमिक, मतलब और एक ऑर्डर निकाला गया है कि इसका तनख्वाह इतना होगा, इतना तनख्वाह होगा, जो भी पारिश्रमिक इनको मिलेगा। ठीक, कोई भी ऑर्डर के थ्रू जो देय पारिश्रमिक है उसको मजदूरी में गिना गया है। दूसरा, ठीक, मजदूरी में जो शामिल है ना, जो ओवर टाइम करेंगे, ओवर टाइम मतलब एक्स्ट्रा मजदूरी करेंगे, ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा, उसको भी मजदूरी में शामिल किया गया है। जैसे आपको 8 घंटे काम करना है लेकिन आप 12 घंटे काम किए तो 4 घंटे ओवर टाइम किए, तो ओवर टाइम का भी पैसा पारिश्रमिक मजदूरी में आएगा, अलग से पैसे मिलेंगे मतलब उसके लिए। ठीक, ओवर टाइम को भी है। तीसरा, नियोजन में के शर्तों के अधीन पारिश्रमिक, है ना, नियोजन के शर्तों के अधीन पारिश्रमिक। नियोजन के शर्तों के अधीन मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को बोला गया है कि ये काम करोगे तो इतना इतना पैसे आपको मिलेंगे, या इतना इतना एडवांस और भी पैसे मिलेंगे, बोनस तो नहीं, इतना इतना के लिए डिफाइंड है, इतना इतना चीजें, ये शर्त रखा गया है। ठीक, उसके लिए भी ये भी मजदूरी में आता है ना। और क्या मजदूरी में आता है? सेवा समाप्ति के बाद जो पारिश्रमिक मिलेगा, सेवा समाप्ति के पश्चात जो भी पारिश्रमिक मिलता है ना। ठीक, मतलब सेवा आप रिटायर्ड हो गए, उसके बाद जो पारिश्रमिक मिलेगा उसको भी मजदूरी में रखा गया है, मतलब पैसे मिलेंगे आपको। ये तो ठीक है, क्या क्या शामिल है वो तो ठीक है, क्या क्या शामिल नहीं है वो इंपॉर्टेंट है, क्या क्या शामिल नहीं है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले याद रख लीजिए क्या शामिल नहीं है भाई मजदूरी में, तो बोनस को शामिल नहीं रखा गया है, मजदूरी नहीं कहलाता।
बोनस आपको मिल रहा है तो मजदूरी नहीं कहलाता। दूसरा, आवास जल प्रकाश सेवा, आवास जल प्रकाश सेवा, ठीक, आवास जल प्रकाश सेवा का मूल्य है ना, का मूल्य, ये भी मजदूरी नहीं कहलाएगा। ठीक, मतलब आपको घर रह मतलब ऑफिस गए हो, ऑफिस में रुकने के लिए, वहाँ पे पानी पीने के लिए, वहाँ पे लाइट वाइट की सुविधा उपलब्ध हो रहा है, तो उसका मूल्य है ना, वो मजदूरी में नहीं आता है ना। ठीक, यात्रा भत्ता, यात्रा भत्ता है ना, ये भी मजदूरी में नहीं होता। जैसे आपको यात्रा भत्ता अलग से दिया गया है, वो मजदूरी में ही इंक्लूडेड है ऐसा नहीं है। ठीक, यात्रा भत्ता शामिल नहीं होता। ठीक, पेंशन है ना, पेंशन भी शामिल नहीं होता। ठीक, पेंशन किनको मिलता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 24,000 से बाद वालों को, है ना। सेवा समाप्ति के पश्चात पारिश्रमिक, मतलब यहाँ पे होता है कि जिस दिन सेवा समाप्त हो रहा है उसके बाद एक ग्रेच्युटी लिख लेते हैं, ग्रेच्युटी के रूप में जो पैसे मिलते हैं ना, उसको सेवा समाप्ति के पश्चात पारिश्रमिक। ठीक, तो सेवा समाप्ति के पश्चात एक मुश्त मान लो कोई दे रहा है तो उसको मजदूरी में शामिल किया गया है, ग्रेच्युटी को नहीं किया गया, पेंशन और ग्रेच्युटी को नहीं किया गया है, इसको बोलते हैं उपादान, इसको बोलते हैं क्या, उपादान, इनको नहीं किया गया है। तो क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है, और मजदूरी किसे कहते हैं, ये थोड़ा आपको याद रखना है। अब सेक्शन 3 देखते हैं, चलिए सेक्शन 3 धारा 3, धारा 3 बहुत इजी है भाई, धारा 3 सेक्शन 3, ठीक, सेक्शन 3 धारा 3 क्या है, याद कीजिए, 3 से 6 तक याद करना है बोला था मैं, 3 से 6 तक आपको याद करना है बोला था, याद आ रहा है आप लोग को। मजदूरी भुगतान 3 से 6 में है, तो उसका दायित्व, मजदूरी भुगतान का दायित्व, ठीक, मजदूरी भुगतान का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक, मजदूरी भुगतान का दायित्व। तो मजदूरी भुगतान का दायित्व किस पर होगा, नियोजक पर, ठीक, किस पर होगा, नियोजक पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी नियोजक मतलब एम्प्लॉयर पर, एम्प्लॉयर मतलब जो मालिक है उस पर होगा। मजदूरी भुगतान कौन करवाएगा, मालिक ही तो करवाएगा, नियोजक ही तो करवाएगा, ठीक। या नियोजक परंतु लागू नहीं होगा यदि, है ना, ठीक, नियोजक पर लागू नहीं होगा, है ना, नियोजक पर लागू नहीं होगा यदि, ठीक, नियोजक पर लागू नहीं होगा यदि, है ना, किस किस कंडीशन में, कारखानों में प्रबंधक मैनेजर रखा है स्वयं, ठीक, कारखानों में प्रबंधक मतलब मैनेजर रखा है, ठीक, मतलब अपने मालिक पर ही डायरेक्ट केस नहीं होता, देखिएगा, अगर मैनेजर रखा है तो मैनेजर को बोल दिया है कि सैलरी का आप देखोगे, तो मैनेजर पर लागू होगा जो भी, है ना, इसके जगह मैनेजर आ जाएगा कारखानों में, ठीक। दूसरा, किसी अन्य व्यक्ति का पर्यवेक्षक के रूप में रखा जाना, किसी दूसरे व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को पर्यवेक्षक मतलब पर्यवेक्षक देख रेख के लिए, है ना, देख रेख के लिए रखा गया है, और मतलब एक तरह का मैनेजर ही कहलाता है, लेकिन मैनेजर का पोस्ट नहीं होता, पर्यवेक्षक, है ना, तो इसके बदले वो देगा, ठीक, पारिश्रमिक वो देख रहा है तो, है ना। और कहाँ लागू नहीं होता, तो रेलवे प्रशासन द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, रेलवे प्रशासन द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, है ना, ठीक, कोई भी जो
मनोनीत किया गया हो वो व्यक्ति, रेलवे प्रशासन में कोई भी मनोनीत, मतलब वो ऑनर तो नहीं है रेलवे का, लेकिन उसके मनोनीत नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, ठीक। उस समय ये 3 था, उसको और भी जगह कर सकते थे अमेंड, लेकिन अमेंड नहीं किया। देखिए कैसे लिखा गया है, एग्जैक्ट कैसा लिखा गया है उसको भी देख लेते हैं, ठीक। अब धारा 3 में क्या देखिए, मजदूरी के संदाय के लिए उत्तरदायित्व हर नियोजक अपने द्वारा नियोजित व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित सब मजदूरी का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक। परंतु ये 3 जो मैं बताया उस पर है ना, वो अपने जगह भी रख सकता है, वो याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए धारा 3 तो देख लिए, बाकी धाराएं एक और वीडियो बना लूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये अधूरा छूटा हुआ है। इसके जैसे ही पढ़ोगे आप, उसके जैसे आज शाम को अपलोड हो रहा है तो कल सुबह इसका दूसरा आ जाएगा। तो इतना कोई याद करके रिवीजन करके रखिएगा, बाकी 4 से लेकर पूरा लास्ट तक का धारा डिटेल करना है हमको, पहले इतना याद कर लीजिए इसमें, ठीक। चलिए, थैंक यू।